गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शरीर। हम अभी बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा कंटिन्यूएशन के अंदर लेक्चर चल रहा है। तो आज जो है वो पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, फंक्शन, टाइप्स, उसके फंक्शंस, देन फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिलैक्सेशन, द एनर्जी सोर्स। इतने टॉपिक जो है जो एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है एंड बेसिक नॉलेज भी हमें होना चाहिए एज एन डॉक्टर। तो इतने हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे द क्लिनिकल एप्लीकेशन, ओके, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। और उसके अंदर क्योंकि ये मस्कुलर सिस्टम को इसलिए ज़्यादा आपको देखना है क्योंकि बेसिक एक्टिविटी जो है हमारी, इट डिपेंड्स ऑन द मस्कुलर सिस्टम ओनली, ओके। तो पूरी तरह से जो कुछ भी एक्टिविटी है, छोटे से छोटी एक्टिविटी से लेकर बड़े से बड़ी एक्सरसाइज और ट्रैकिंग और एनीथिंग, तो ये सब एक्टिविटी के अंदर आपको मस्कुलर सिस्टम की एक्शन के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में एंड एनर्जी सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी पार्ट 4 के अंदर कि कैसे हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे जो ज़्यादातर पेन वाले होंगे, ज़्यादातर एट्रोपी वाले होंगे, ज़्यादातर लेक ऑफ न्यूट्रिशन वाले होंगे। तो बॉडी कैसे उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता और कैसे उनको तकलीफ़ शुरू होती है, ओके। और अगेन हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने आयुर्वेद के अंदर भी मांस धातु एंड मेद धातु जो है वो एक दूसरे के साथ में कोरिलेट होती हैं। तो ये दोनों हमेशा अगर सही मात्रा में, यानी कि मांस धातु और मेद धातु सारता जो है, एसेंस ऑफ द धातु, वो अगर सही क्वालिटी और क्वांटिटी में होगी तो ये पूरा मस्कुलर सिस्टम हमारा जो है वो सही तरीके से चलेगा, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर मांस धातु का कोरिलेशन किया था और मांस धातु अपना मेद धातु मज्जा धातु एंड वायु दोष के साथ में कोरिलेट किया था, अस्थि धातु के साथ में कोरिलेट किया था, उनकी बात करी थी, मगर मेद धातु रह गई थी। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर मेद धातु ऑल्सो इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट टू रिलेट विद द फंक्शन ऑफ द मांस धातु, ओके, और द मस्कुलर सिस्टम। तो ये नॉलेज क्यों होना चाहिए हमें, द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एनर्जी सोर्स और द एनर्जी प्रोडक्शन एंड द फिजियोलॉजी ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन द मस्कुलर सिस्टम। क्योंकि हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल एक्टिविटी उसकी वजह से चल रही है। स्पोर्ट्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, ओके। और उसकी एक साथ में जब भी एथलीट या जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें अगर हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो एक साथ में इंटेक कर लेंगे, ओके, तो जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो सीधा ब्लड में से ही इजीली मिल जाएगा और बॉडी को उतना ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो लंबी नहीं करनी पड़ेगी, ओके। तो ये एक साथ में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी के अंदर कंज्यूम करना, दैट कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट लोड कर लेना एक साथ के अंदर, इसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। जो एथलीट लोग जनरली करते हैं, या तो ग्लूकोज पाउडर जो होता है वो डायरेक्टली पानी के अंदर पी के वो ले लेते हैं, या फिर ग्लूकोज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो उसकी वजह से उनकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो लंबे समय तक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो चलती रहती है, ओके। तो अगर हम आयुर्वेद के तौर से अगर उसको यूटिलाइज़ करें तो द हनी यानी कि मधु जो है वो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज नेचुरली जो मिलता है। तो अगर आप जब भी एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज करने से पहले अगर एक गिलास जितना हनी का वाटर, हनी वाटर जो है वो अगर ले लेंगे, मधु पानी, तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज के दौरान थकान भी नहीं होगी, एक्सरसाइज के बाद भी आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी। और इन बिटवीन भी अगर आप पानी पीना चाहते हो तो नॉर्मल पानी पीने की बजाय ये हनी वाटर अगर बीच बीच में पीते रहेंगे आप, तो आपकी एनर्जी जो है वो लगातार बरकरार रहेगी और मस्कुलर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आपने एक लिमिट बियॉन्ड जो है वो एक्सरसाइज की तो, ओके। जनरली अगर हम बियॉन्ड द लिमिट काम करना चाहते हैं, जब एक्सरसाइज के बारे में बात करें, तो कई लोगों को इंजरी और मसल फाइबर्स और उसके ऊपर इंजरी जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या एथलीट पर्सन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है
you have to load yourself with the carbohydrate in a certain condition. Okay, तो this is the point जो clinical application के अंदर हमें याद रखना है. The second thing is carbohydrate loading supply additional energy to the athletes. It may cause diarrhea, chest pain and depression also. Okay, तो अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हो गई तो भी वो नुकसानकारक है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है. ओके, फॉर द 100 मीटर रनिंग फॉर एग्जांपल इवन द फॉस्फोजेन सिस्टम कैन प्रोवाइड द एनर्जी. ओके, तो जो हमने बात करी थी क्रिएटिन फॉस्फेट के बारे में, वो 100 मीटर तक जो है वो एनर्जी सप्लाई कर देता है. मगर जब आप 400 मीटर चलना या दौड़ना शुरू करते हो तो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द 30 to 40 सेकेंड्स. ओके, यहाँ पे द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी और द वर्ड जो बहुत महत्व का है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मसल फटीग. ओके, यानी कि मसल सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम मसल फाइबर के साथ में थक जाती है. ओके, सर्टेन एक्टिविटी के बाद में, जैसे मैंने बोला बियॉन्ड द लिमिट अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली मसल्स के ऊपर वो एक्शन जो है वो बैड इफेक्ट के तौर पे बाहर निकलेगा. ओके, तो आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड मसल एक्टिविटी मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मसल फटीग. ओके, जब भी आप जिम वगैरह या ऐसा कुछ करते हो तो आपने डेफिनेटली महसूस किया होगा. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जिम के अंदर जैसे ही आप डंबल लिफ्ट करते हो, ओके, तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, उसमें आराम से आप लिफ्ट कर दोगे, फिर उसको रिलैक्स कर पाओगे. 10, 15, 20, 25 तक आपने आराम से कर लिया. मगर धीरे धीरे आप देखोगे, फील करोगे कि आप जो है वो डंबल को उठा ही नहीं पा रहे हो. वहाँ पे न तो कोई डंबल का वेट ज़्यादा हमने किया है, द सेम डंबल है, मगर फिर भी जब भी आप डंबल को उठाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है. जब आप लास्ट में 1-2 सेट करते हो, लास्ट में जब आपको 1-2 डंबल यूज़ करने होते हैं या उठाने होते हैं, तो वहाँ पे एक थकान सी महसूस होती है. ओके, और वो थकान को कहा जाता है मसल फटीग. ओके, आप फिर वो चाहो तो भी अगेन 10-15 जो है डंबल नहीं मार सकते हो, नहीं उठा सकते हो, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मसल्स जो होता है वो कम्प्लीटली थक जाता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है और वहाँ पे आपको डेफिनेटली रुक जाना चाहिए. अगर आप नहीं रुके मसल फटीग होने के बाद भी तो मसल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो आपको एक प्री सेट जो होता है, यानी कि आपको पहले से ही सेट कर लेना है कि मुझे इतने ही डंबल सेट करने हैं, मुझे इतने ही वॉकिंग करनी है, मुझे इतने ही रनिंग करनी है, उससे ज़्यादा शुरुआत में नहीं करनी है. तो ये एक पूरा प्लानिंग जो है आपको करना है. नहीं तो अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो अल्टीमेटली मांस धातु लीड्स टू दी मांस क्षय एंड इट लीड्स टू दी वात वृद्धि. ओके, तो वात वृद्धि होने के साथ में वहाँ पे नर्वस सिस्टम हमारी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी. ओके, तो ये सारी कोरिलेशन आपको ध्यान में रखना है. और इसीलिए ज़्यादातर जो भी स्पेशली जिम वाले पर्सन होते हैं, अगर वो ध्यान नहीं रखते खाने पीने का, एनर्जी लेवल का, और उनका जिमिंग पोर्शन चल रहा होता है, तो दे डेफिनेटली फील और दे डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम दी different type of water disorders. Okay, just like muscle atrophy, मांस धातु क्षय और many disease are there जो इसके ऊपर काम करता है. ओके, जो बियॉन्ड द लेवल अगर हम मांस धातु को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो हो सकता है. ओके, तो ये ध्यान में रखें. मसल फटीग की वजह से ही अगर आप आयुर्वेद के अंदर अगर जाओ वहाँ पे, तो देयर इज़ वन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज अ व्यायाम शक्ति परीक्षण. ओके, यानी कि व्यायाम शक्ति परीक्षण करना है आपको. तो कैसे करना है, तो जो भी आप व्यायाम करते हो वहाँ पे अर्ध सौहित्य, सौहित्य इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. सौहित्य यानी सहन होना. ओके, यानी आप आधी एक्सरसाइज सहन कर सको, वो आपकी व्यायाम शक्ति है. ओके, यानी कि वहाँ तक, वो लिमिट तक आपको थकान भी महसूस ना हो, यू फील एनर्जेटिक मोर रादर देन वीक. ओके, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो वो लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो, आपको ऐसा लगे कि मैं अभी और भी ज़्यादा कर सकता हूँ. दैट इज़ कॉल्ड एज अ अर्ध सौहित्य व्यायाम शक्ति, यानी कि आधी समय तक जो आपका व्यायाम सहन करने की ताकत होती है, इट्स कॉल्ड एज अ व्यायाम शक्ति परीक्षण. ओके, तो वो एक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए. जब भी आप एक्सरसाइज और पथ्य के अंदर, विहार के अंदर आप जब एडमिनिस्ट्रेशन करें पेशेंट को, तो उसकी अर्ध व्यायाम शक्ति जो है वो आपको जानना ज़रूरी है. एंड वहाँ तक ही वो एक्सरसाइज करें. इट वेरी नेसेसरी टू एडमिनिस्ट्रेट दैट पर्टिकुलर
टाइमिंग टू दी पेशेंट्स। ओके, जैसे कि वात वालों का फटीग लेवल जो है वो जल्दी से आ जाएगा, कफ वालों का फटीग लेवल थोड़ा लेट से आएगा। तो अगर वात वाले बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन लीड टू दी वात डिसीज़ इंस्टेंटली। ओके, और जहाँ पे कफ प्रकृति वाले होंगे तो वहाँ पे उनको जल्दी से थकान जो है वो नहीं लगेगी, तो मसल फटीग जो है उनका जल्दी से नहीं होगा कफ प्रकृति वालों। तो इसीलिए व्यायाम शक्ति जो दोनों की होगी वो डिफरेंट होगी। वात वालों की बहुत जल्दी से हो जाएगी, यानी कि जस्ट इमेजिन फॉर द 10 to 20 मिनट्स, और कफों वाले जो है वो 30 to 40 मिनट तक अर्ध संयुक्त शक्ति के हिसाब से जो है वो काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द मसल फटीग रिगार्डिंग टू दी प्रकृति। वात प्रकृति का मसल फटीग जल्दी से होगा, पित्त वालों का मिडवे पे होगा और कफ वालों का लेट से होगा। ओके, तो ये याद रखें। rigor mortis, one terminology is there. After 3 to 4 hours of the death, muscle become rigid, and this rigidity after the death is called as a rigor mortis. यानी कि वहाँ पे रिजिडिटी होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील हो जाता है मसल्स के अंदर। जो सार्कोमेयर की साइज़ है वो नेचुरली शॉर्ट होती जाती है आफ्टर द डेथ, और उसकी वजह से एक शॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसा, हमें एक स्टिफ कॉन्ट्रैक्शन जैसा फील होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है रिगर मॉर्टिस। तो ये वाइवा का क्वेश्चन याद रखें आप। मसल टोन, तो अ सस्टेन्ड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ द स्केलेटल मसल और द स्मूथ मसल इज कॉल्ड एज अ मसल टोन। ओके, यानी कि एक लंबे समय तक या तो सर्टेन टाइम तक कोई भी चीज़ आप होल्ड कर रहे हो हाथ के अंदर, जैसे कि आपने मोबाइल पकड़ के रखा आपने जो 100 या 150 ग्राम का है, तो आप कितने टाइम तक वो वहाँ पे होल्ड करके रखते हो, तो ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहाँ पे। ओके, और सर्टेन टाइम के बाद वो कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे लूज़ होने लगेगा, तो वहाँ पे अगर लंबे समय तक आप उसे पकड़ सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ गुड मसल टोन। और अगर थोड़े टाइम के बाद में ही आपको पेन होने लगता है तो इट्स कॉल्ड एज अ बैड मसल टोन। ओके, तो मसल टोन जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे आप उसको एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो कह सकते हैं पेशेंट का मसल टोन अच्छा है या अच्छा नहीं है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द मसल टोन, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ड्यू टू द मसल टोन स्केलेटल मसल्स बिकम फर्म। ओके, बैक एंड नेक मसल्स कीप हेड इन अपराइट पोजीशन। ओके, तो उनका मसल टोन होने की वजह से ही हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो अपराइट पोजीशन के अंदर ठीक से चलता है। अगर वहाँ पे मसल टोन थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो नहीं होगा, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, और जिस तरफ का मसल जो है वो वीक हो जाएगा उस तरफ हमारी गर्दन और द सिर जो है वो मुड़ जाएगी और दी फॉल हो जाएगी, या तो वहाँ पे वो एक गिरने जैसा एक फीलिंग होगा आपको कि वहाँ पे आप उठा नहीं पा रहे हो उस मसल के थ्रू, ऐसा आपको फील होगा। ओके, तो एक साइड के ऊपर ड्रूपिंग जो है वो हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड एज अ लूज मसल टोन और दी बैड मसल टोन। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मसल टोन ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे कई सारे मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। स्मूथ मसल टोन ऑफ आर्टरीज इज़ एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, तो अगर वहाँ पे मसल टोन ठीक नहीं होगा तो रेगुलर वे पे जो रेगुलर वेग के साथ या तो जो स्पीड के साथ ब्लड मोशन करता है वहाँ पे, अगर अचानक से वहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ जाती है तो बिकॉज ऑफ गुड मसल टोन जो आर्टरीज़ है वो एक्सपेंड हो जाएगी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और इनकेस अगर वहाँ पे मसल टोन ठीक नहीं हुआ तो वो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से उस आर्टरी के अंदर और तो उस आर्ट्रियोल के अंदर वहाँ पे रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, तो स्मूथ मसल का ये मसल टोन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक और टू प्रॉपर गाइड। ओके, तो दिस इज़ द थिंग जो आपको अगेन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्केलेटल मसल टोन जो है वो डिपेंड्स होता है आप डिफरेंट एक्टिविटी और उसका स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से, मगर स्मूथ मसल का मसल टोन जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड होता है, डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी मसल टोन ऑफ स्मूथ मसल इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज़ द थिंग अगेन यू हैव टू make understand this whole thing that muscle tone. Smooth muscle tone of stomach and intestine expert proper the pressure on the its content and उसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो आगे जाती है और वो पूरा फूड जो होता है फूड कंटेंट वो
आगे की तरफ धकेला जाता है बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज़ मसल टोन ऑफ दी। अगर गुड मसल होगा तो पेरिस्टाल्टिक मसल मूवमेंट भी अच्छी तरह से होने वाली है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मायोग्राम। ओके, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ मायोग्राम। जैसे हम ECG देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही मायोग्राम निकलता है। टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, दैट इज SO फाइबर्स, फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स and fast glycolytic fibers, that is FG fibers. Okay, slow oxidative and the fast glycolytic fibers. तो ये fibers जो है वो according to the clinical importance आपको याद रखने हैं। slow oxidative fibers के अंदर क्या होगा, they are smaller in a diameter and their myoglobin content is high। तो मायोग्लोबिन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा और इसीलिए ऑक्सीडेटिव फाइबर जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके हुए ATP को फॉर्म करते हैं। तो स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स यानी SO फाइबर जनरेट्स द ATP बाय द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यानी कि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ में जो है वो काम होगा। SO fibers are the resistance to fatigue and adapted for the running activity। ओके, तो ये फाइबर जो है वो कंटिन्यूसली स्लोली एंड कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी पैदा करते रहेंगे एंड रनिंग जैसी क्रियाओं के अंदर या तो स्विमिंग जैसी क्रिया जो लंबे समय तक हम एक्टिव रहते हैं उसके अंदर ये फाइबर्स की एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है। ओके, दैट स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स आर रेजिस्टेंस टू द फटिग, तो फटिग नहीं होने देता बिकॉज स्लोली कंटिन्यूसली उसके अंदर जो ATP फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स दैट इज नेक मसल्स। ओके, क्योंकि कंटिन्यूसली वो उसे स्टेडी रखना है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसका पोजीशनिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो वहाँ पे स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर अच्छी तरह से काम करते हैं। ओके, फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर्स, तो दिस टाइप ऑफ फाइबर्स कंटेन हाई मायोग्लोबिन। Fast oxidative fibers generate the ATP by the both aerobic and anaerobic respiration। Fast oxidative fibers helps in walking activity। तो स्लो वाला था वो जनरली रनिंग के ऊपर भी काम करता था और स्टेबिलिटी के ऊपर भी काम करता था, मगर फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर जो है वो ज़्यादातर वॉकिंग जैसी क्रियाएं हैं उसके ऊपर वो काम करेगा। एग्जाम्पल फॉर दी फास्ट ऑक्सीडेटिव फाइबर इज लेग मसल्स। ओके, उसमें फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर, द थर्ड वन इज अ फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर, आर लार्जेस्ट इन डायमीटर। myoglobin content of the FG fiber is less, hence they are white fibers। okay, तो जहाँ पे ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स जो है वहाँ पे मायोग्लोबिन कम होता है, उसकी वजह से वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दैट फाइबर इज वाइटिश कलर्ड। ओके, तो FG fibers obtain the energy from the glycolytic pathway। okay, example of the FG fibers, that is arm muscles। types of the muscle contraction, तो अगेन ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक है वो याद रखने के लिए। अगेन ये थोड़ा बहुत आपको जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर भी आएगा, बिकॉज दी हार्ट बीट जो होती है वहाँ पे अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स की, और वो आगे हम देखेंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। First one is a isometric contraction, second is isotonic contraction, third one is a tetanus, fourth one is a trip, and the fifth one is a twitch। okay, so isometric contraction, in this type of contraction length of muscle remain the same। isometric उसके अंदर length of muscle get not be shortened, it's the same part जो होता है वो रहता है। okay, example of the isometric contraction, that is pressing your palm against a wall। okay, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है मगर वहाँ पे नर्व जो मसल फाइबर है उसका लेसनिंग और उसका जो साइज जो है वो कम नहीं होता। ओके, द सेकेंड वन इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड is an example of the isotonic contraction। weightlifting is an example of the isotonic exercise। okay, the third one, disorders of the muscular system, fibromyalgia,
यानी कि फाइबर के अंदर प्रोटीन का डिफिशियंसी वी कैन से, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर एट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक स्पाज्म एंड ट्रेमर्स ऑन द फिब्रिलेशन। तो इतनी चीज़ें जो है वो डिसऑर्डर्स हैं मस्कुलर सिस्टम के। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग जो मस्कुलर सिस्टम के अंदर जानना है। अगेन आई एम रिपीटिंग द होल टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर। ओके, तो हमने बात करी कैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज होता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट वे में होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इन द एथलेटिक्स और द जिम्नेशियम। देन मस्कुलर फटिग किसे कहा जाता है, रिगर मोर्टिस किसे कहा जाता है, मसल टोन किसे कहा जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मसल टोन क्या है, माइग्राम, मसल फाइबर्स एंड टाइप्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। दो मेन टाइप है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। मेट्रिक के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नैरो नहीं होता मसल फाइबर, मगर आइसोमेट्रिक के अंदर डेफिनेटली नैरो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द होल्डिंग लाइक कैपिटिस फंक्शंस। तो दिस इज़ द होल अपना मस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। 3 लेक्चर्स, टोटल 5 लेक्चर्स के बारे में हमने बात करी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो दिस इज़ पार्ट 5 एंड लास्ट लेक्चर। So thank you so much for the calm hearing. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda. Please like and share my lectures to your colleagues, and please subscribe this channel that is called as a Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Have a nice day. Best of luck all my dear students.